मोशन इन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन पे जो डिस्कशन जारी है, उसमें ये वाला पार्ट, इसका जिक्र मैं पिछले पार्ट में कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसी कंटिन्यूएशन में है। उसमें मैंने कहा था पिछले पार्ट में, जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, और बताया था कि अब इस पार्ट में मैं जो डिस्कस करने जाऊंगा, जो जा रहा हूं डिस्कस करने, वो कुछ और नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट टाइप के पाथ्स में कंपैरिजन, अलग अलग प्रकृति के पाथ होंगे और उसमें कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो देखिए, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कि पहले मैं स्ट्रेट लाइन मोशन पे बात कर रहा हूं, मतलब कितनी कैटेगरी हो सकती है। देखिए, एक तो ये यूनिडायरेक्शनल मोशन हो गया, पहली कैटेगरी स्ट्रेट लाइन मोशन में। यूनिडायरेक्शनल का मतलब सीधा सा है कि बॉडी जो है सिर्फ एक ही दिशा में चल रही होगी, ऐसे, ये देखिए। अच्छा, एक दिशा में अगर चल रही है स्ट्रेट पाथ पे, तो स्पष्ट है कि यही डिस्टेंस हो गया और यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों हो गया ऐसा? अरे भाई, ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है, स्ट्रेट पाथ पे है। ये अगर पाथ लेंथ बोले तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये डायरेक्ट डिस्टेंस बोले तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब तक बॉडी एक ही दिशा में चल रही होती है, यूनिडायरेक्शनल मोशन हो रहा होता है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, या ये कह सकते हैं यही डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम की बात ही नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, कर्व होता है तो डिस्टेंस बढ़ जाती, ये होता है। अच्छा, फिर बात आती है कि अगर ये यूनिडायरेक्शनल ना हो और बॉडी टर्न ले ले, वापस आए, है स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पे ही उसी पाथ पे बॉडी चलते हुए वापस लौट ले, कुछ ऐसे, ध्यान दीजिएगा। जब तक ये एक ही दिशा में चल रही है, तब तक ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर है। देखिए, ये तो अभी देख लिया आपने, लेकिन अगर वहां से टर्निंग होगी वापस उसी पाथ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए टर्निंग हो गई। टर्निंग के बाद मेजरमेंट देखिएगा, ये क्या आ गया, फिर से दिखाता हूं। टर्निंग के बाद जो मेजरमेंट हुआ, उसमें ये ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो गया। कैसे है भाई? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। डेफिनेशन के मुताबिक इनिशियल से फाइनल की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, और डिस्टेंस जो है वो तो पाथ लेंथ होता है। तो पाथ तो पूरा यहां से यहां तक ये पूरा ट्रेवल हो रहा है, तो ये तो पूरी पाथ लेंथ हो गई। ये देखिए ऐसे, कंप्लीट पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस हुआ, पूरी पाथ लेंथ बढ़ गई। कहने का मतलब, जैसे मान लें मैं यहां से वहां चल के जाता हूं, और मैंने 1 2 3 4 5 स्टेप्स लिए, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूं। तो जब तक मैं यूनी डायरेक्शनल मोशन कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। लेकिन मैं यहां से जैसे ही टर्न लूंगा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो ही नहीं सकते। अब मैं 1 2 3 3 स्टेप्स और लिए, डिस्टेंस जानते हैं क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो 5 + 3 8 हो गया। लेकिन वो देखें, हम इनिशियल पोजीशन के पास होते जा रहे हैं। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में 2 ही स्टेप की तो दूरी रख गई, 2 स्टेप ही तो रह गए। 3 तो लौट आए, 5 गया था। तो ये 1 और 2, ये जो 2 स्टेप रह गए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जैसे ही मैं इनिशियल पोजीशन पे 2 स्टेप लेके पहुंचूंगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस तो 10 स्टेप्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, कि जब तक मोशन यूनिडायरेक्शनल होता है, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं होता। एक ही फॉर्मूले से दोनों फाइंड किए जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ पे बोल रहा हूं। लेकिन अगर ये टर्निंग हो गई, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी भविष्य में बराबर नहीं हो सकते। डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है, बार बार बॉडी आ रही है, जा रही है, चलती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम नहीं होंगे। आप घर से निकले, जितनी बार घूम के आओगे, इतना स्टेप्स चला हूं मैं, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा हूं, इतने स्टेप्स लिए मैंने, फिर गए, फिर लौट के आ गए, स्टेप्स तो जुड़ते जा रहे हैं ना। यस, तो इसीलिए जब टर्निंग होती है तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आती है बात
हाँ ये देखिए एक साथ दिखा दिया गया है दोनों को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर? पाथ स्ट्रेट लाइन पे है टिल द बॉडी मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक, जब तक बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है तब तक। और जैसी बॉडी टर्न लेगी, आफ्टर द बॉडी टेक्स टर्न्स, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ये बात जहन में बैठा लीजिए, ठीक है। और कर्व की बात कर लें भाई, दूसरा कर्व था भाई। स्ट्रेट लाइन पे तो दो केसेस हो गए, कर्व पे आते हैं तो कर्व पे केस एक ही मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो ट्रेवल कर रही है बॉडी, इसमें डिस्टेंस तो पाथ लेंथ हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधी डिस्टेंस हो गई। ये कभी भी डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकती कर्व पे। डिस्टेंस हमेशा कर्व पे ज्यादा ही होना है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अरे भाई अगर ये इस पाथ पे चल दिया आपने को मिनिमाइज करने के लिए, तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया ना। कर्व पे तो हो ही नहीं सकता। कर्व पे हमेशा आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, मिनिमम नहीं करते हो। अगर मिनिमम डिस्टेंस लेना है तब तो आपको सीधे ही चलना पड़ेगा, सीधे सीधे। तो याद रखिएगा कभी भी कर्व पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते। तो कुछ बातें दिमाग में रखिएगा कि एक तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि मिनिमम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? अभी देखा था आपने। कंडीशन है कि वो यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। उसके अलावा अगर टर्निंग हो गई तो डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से, अगर कर्व हो गया तब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। ये दिमाग में रखिएगा, यही कंपैरिजन है। तो बताइए, इतना डिस्कशन तो सुनना था ना, तो पता कैसे चलता आपको? सिलेबस में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। है ना? ठीक, ये बहुत जरूरी है जानना, है ना, क्योंकि इसी पे स्पीड और वेलोसिटी का डिस्कशन होता है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का इसी पे डिस्कशन होता है। अरे डिस्टेंस को टाइम से जब डिवाइड करते हैं तभी तो एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड होती। खैर वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, बता दे रहा हूं अभी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और देखते रहिएगा। पार्ट 4 में आएगा वेलोसिटी और स्पीड पे कंपैरिजन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तो सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। ये मोर देन वन करेक्ट वाले ये खूब आने लगे हैं आजकल, ये क्वेश्चंस जो हैं, जरा देखिएगा। चलिए पढ़ता हूं मैं ध्यान से, या आप करोगे? चलो आप सोचो जरा सा इस पे, 2 मिनट टाइम देता हूं। भाई ख्याल से सोच लिया होगा 1 मिनट में ही, आपने इतना पढ़ लिया, समझ में आ गया। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी ऑन अ यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ? यूनिडायरेक्शनल और स्ट्रेट पाथ है, उस पे हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस में भी जीरो हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी चल दी तो डिस्टेंस तो आनी ही आनी है। पाथ बन गया तो पाथ लेंथ आना ही आना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, ये इस केस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी यूनी डायरेक्शनल मोशन में है। बॉडी दूर चलती चली जाएगी, लौट के आती वापस, तब बात होती है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। इसमें बॉडी तो चलती जा रही, यूनी डायरेक्शनल है ना। डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा ही होगा। स्ट्रेट पाथ पे अगर एक ही डायरेक्शन में बॉडी चल रही, अभी आपने देखा, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होंगे ही होंगे। तो ये थर्ड तो सही है। डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से तभी ज़्यादा हो सकता है जब बॉडी या तो स्ट्रेट पाथ पे चले तो टर्न ले, या फिर कर्व पे चले, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें एक ही आंसर है, मतलब एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वह है थर्ड। तो आंसर कौन सा होगा? ए। ठीक है ना, समझ गया ना बात? ठीक, ओके। एक दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब जरा से ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ चेंजेस होंगे, बाकी फर्स्ट लाइन तो वही रहेगी। देखिए पढ़िए, 1 मिनट टाइम देता हूं इसमें।
समझ में आ गया? मैं जल्दी कर रहा हूँ क्या? नहीं, आ गया होगा, आसान है ये सब, देखिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अब की बार कह रहे हैं कि पाथ स्ट्रेट है, ये नहीं बताया यूनिडायरेक्शनल है। इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बॉडी स्ट्रेट पाथ पे दूर चलती चली जाए या टर्न लेके वापस आने लगे। दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने कहा स्ट्रेट पाथ सिर्फ, तो हमें दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो बात आती है डिस्टेंस में भी जीरो। डिस्टेंस तो कभी जीरो होता ही नहीं भाई, मोशन हो गया तो डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो होएगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, हाँ इस बार पॉसिबिलिटी है। अगर मान ली स्ट्रेट पाथ पे बॉडी चल रही है और लौट के वापस आ गई उसी पाथ पे, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो में भी जीरो, तो ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस ये भी हो सकता है। अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलती चली जा रही हो, स्ट्रेट पाथ लिखा है ना, तो ये भी हो सकता है एक ही डायरेक्शन में चलती चली जा रही हो, ना लौट के आई हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है इसमें पॉसिबल। ठीक है, डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो सकता है। अगर बॉडी चलते हुए वापस लौटने लगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो भाई आंसर तो फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये बी वाला हुआ, है ना। ऐसे किया जाता है ना। कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितनी यूजफुल बातें, है ना। जब आप महसूस करने लगते हैं ना वो मोशन को, जो मैंने कोशिश की आपको महसूस कराने की, है ना, तो आप ऐसे आंसर देने लगते हैं। और एक तीसरा जो केस है यहाँ फिर बदलेगा, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ये देखिए, ये आप पढ़िएगा, है ना, और इसका आंसर जो होगा वो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर, आप पढ़ लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका नहीं बताऊंगा। है ना, वैसे आप कर लोगे, मुझे विश्वास है आप कर लोगे। ठीक है, ये कर्व पाथ की बात है, देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक टेक्निकल बात छोटी सी, ये पूरी करके बस इस वीडियो का समापन करूंगा मैं यहाँ पे। वो है कि कंपैरिजन ऑफ एलिमेंटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एलिमेंटल वर्ड आया है, हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे तो बात कर रहे हैं। एलिमेंटल, एलिमेंटल का मतलब छोटा सा पार्ट, इतना छोटा कि वो सीधे सीधे मेजर करना जरा मुश्किल काम हो जाएगा। छोटा सा पार्ट, जरा इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए, इसमें एक खास बात है, वो ये है, जैसे मान लें हम एक पाथ बनाते हैं कर्व, ठीक, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। अगर पूरा यहाँ इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की बात करें तो ये डिस्टेंस हो गया, ये तो आप समझने लगे हो। और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायरेक्ट डिस्टेंस। बात ये उठ रही है कि अगर इस पाथ पे एक छोटा सा पार्ट निकाला जाए, ये देखिएगा यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप जान चुके हो। बात वही है कि अगर मान लें एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट करके निकालें, इसी को एलिमेंट बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि दिखेगा कैसे आपको। एलिमेंट बोलने का मतलब है, जानते हैं, बिल्कुल स्मॉल पार्ट, इतना छोटा कि डायरेक्ट मेजर करना मुश्किल हो जाए। उसमें फिर कैलकुलस का इस्तेमाल होता है मेजरमेंट में, एलिमेंटल डिफरेंस, ठीक है, वो लेने के लिए। खैर चलिए, तो ये अगर इतना छोटा सा पार्ट निकाला है तो आप सोचो कि क्या इसमें अगर हम इसे मेजर करें तो आपको नहीं लग रहा है ये स्ट्रेट हो गया? किसी भी कर्व का अगर एक छोटा सा पार्ट आप कहीं से भी निकालते हो ना, तो स्ट्रेट दिखने लगता है वो। और स्ट्रेट दिखेगा तो भैया इस पार्ट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अलग अलग तो तभी होते हैं जब कर्व हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो इस पे अगर मेज़र किया जाए तो ये देखें, एलिमेंटल डिस्टेंस है, ये स्मॉल डी जो है स्मॉल डिफरेंस के लिए यूज़ होता है ना कैलकुलस में, ये स्मॉल डिफरेंस हो गया, एलिमेंटल डिस्टेंस के लिए है ये। और इसी तरीके से एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है ये देखिए, है ना, ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, ये एलिमेंटल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डी। और स्पष्ट हो गया है कि अगर छोटे से पार्ट पे, एलिमेंटल पार्ट पे बात करेंगे तो ये दोनों, तो ये स्ट्रेट हो गया ना, दोनों बराबर ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पाथ की अगर हम बात करें, किसी भी पाथ की, तो किसी भी पाथ पे अगर आप एलिमेंटल पार्ट पे बात कर रहे हो
है ना, एलिमेंटल पार्ट पे। तो हर पाथ के लिए रिजल्ट एक ही है, और वो ये है कि एलिमेंटल डिस्टेंस और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा बराबर होंगे। कोई भी पाथ हो, चाहे कर्व हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे टर्निंग हो, चाहे कुछ हो, ये बात दिमाग में रखिएगा। एलिमेंटल पार्ट पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ऑन एलिमेंटल पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ, ये देखिए लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ पाथ, एनी टाइप ऑफ पाथ एलिमेंटल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो दिमाग में रखिएगा, कहीं जल्दी से भाई, अभी हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो डिस्कस किया है ना। अगर एलिमेंटल वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो डिस्कशन की बात ही खत्म हो जाती है। ये कौन सा पाथ है, टर्निंग वाला है, यूनी डायरेक्शनल है, कर्व है, वॉट कुछ नहीं। छोटा सा पार्ट उठाओगे ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दिमाग में रखिए। तो ये आज डिस्कशन रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। आगे जो मैं डिस्कस करूंगा वो वेलोसिटीज पे होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहोगे कि सर हर बार कहते हैं इंपॉर्टेंट, अरे क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है भाई, सब पे जिस पे क्वेश्चन आ जाए वही इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब स्टेप्स है ना, इसके बाद इसी पे बेस्ड हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करेंगे। वो अगले पार्ट देखिएगा ज़रूर, सीखना है तो देखिएगा ज़रूर, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ विन कर सकते हैं आप सीख के। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको स्मूथली ये सब लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके।